सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ मेजर डेट्स हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945, है ना, ये इसका डेट है। और कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, देन वर्साइल ट्रीटीज के बारे में। अब यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसके जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई क्यों वर्ल्ड वॉर हुआ, कई सारी चीज़ें हैं। उनमें जो स्पेशली था वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 19 सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर 45 तक जो सिनेरियो रहा है पूरे वर्ल्ड का, वो बहुत मतलब इस तरह का था कि किसी को भी कोई इवन कोई कंट्री भी किसी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और हर कंट्री अगर वो थोड़ा भी स्ट्रांग है, थोड़ा भी पावरफुल है, तो उसके लिए ये था कि भाई हम किसी भी कंट्री पर अटैक कर सकते हैं। मीन्स यहाँ वर्ल्ड पीस वाला जो सिनेरियो था ये बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए एक होता है ना कि टाइम टाइम पर अगर कोई कंट्री स्पेसिफिक, अगर किसी कंट्री की भी हम बात करें, अगर कोई कंट्री अपने उस सिस्टम से जो देश में चल रहा है उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन डेफिनेटली वहां पर कई ऐसे गुट बनेंगे, कई तरह के आंदोलन होंगे, कई तरह के, जैसे हमारे यहाँ मेजर नहीं है बट रिजर्वेशन को लेकर टाइम टाइम पर अलग अलग तरह का अग्रेशन होता है, अलग अलग ग्रुप आते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं, है ना। अभी जैसे अभी चल रहा है कृषि आंदोलन, है ना। अब अगर वो बहुत मेजर होता है देन डेफिनेटली क्या है, ये एक तरह के जो भी आंदोलन है ये क्या है कि आप उस सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जो सिस्टम में आप लोग रह रहे हैं। इसी का एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है वो है, मतलब ये आप मानकर चलिए कि जो फासिज्म एंड नाजिज्म पॉलिसीज जो थी यहाँ पर, इनका एक बहुत बड़ा रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। अब आई थिंक सभी को पता है कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ना। सारी चीजें आप लोगों ने ये शायद थोड़ा बहुत पढ़ा ही है पहले। सोशलिज्म सिंपली, क्योंकि यहाँ इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि स्पेसिफिक ये दो कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत लेकर आई, है ना। कि ऐसा क्या था कि भाई इस लेवल पर वो चीजें बढ़ गई कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने सारे कंट्रीज, इतने करोड़ों लोगों की डेथ हुई। स्पेसिफिक ये चीजें ऐसी हैं, एक पर्टिकुलर किसी चीज की नीड, और उस नीड में आप उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाएं, कुछ लोगों ने मिलकर, जैसे दोनों कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम नाजिज्म की बात करते हैं। नाजीवाद एक ऐसी विचारधारा है, या नाजिज्म एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि जर्मनी से है, और स्पेशली जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि एक जो सिस्टम है उस सिस्टम में, जैसे कि मैंने कहा डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अभी इस कॉन्सेप्ट को अगर सीधे से एक कम्युनिटी, एक ग्रुप या एक कोई दल उस चीज को डिनाई करता है, उसके लिए आप ये चाहते हैं कि नहीं, हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि सभी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो जो कि पूरी तरह से, हर तरह से पोजीशन ले, हर तरह से डिसीजन ले, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो। मतलब किसी भी तरह से लिबरलिज्म वाला पार्ट यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं हो। इवन स्पेसिफिक जब ये नाजिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया था, उस समय में जो हिटलर थे उनके साथ ही कई लोगों की मिली हुई एक पार्टी थी जिसे कि जर्मन नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, और इसी से ये स्टार्ट भी हुआ था एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि स्पेशली फोकस इस चीज को दिया गया था कि हम अपने सारे डिसीजन खुद लेंगे, किसी भी तरह का डिपेंडेंसी किसी और कंट्री का ना हो। बहुत एक होता है ना जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद, हिंदी में लिख लेना इसे प्रफुल्ल, अधिनायकवाद जिसे बोलते हैं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि भाई हर एक कंट्री पर, जो हम बेसिकली जो हमारा कंट्री है उस पर हम किसी और का, किसी भी तरह का कोई एक ऑर्डरिंग फॉर्म में हम नहीं मानेंगे,
किसी ट्रीटीज को हम अपने डिसीजन लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारी कंट्रीज मिलकर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पीस के पीछे लगी थी, क्योंकि ये उस समय की डिमांड थी और बहुत ज़रूरी था। पर कुछ कंट्रीज ने उस टाइम भी इन चीज़ों को नहीं माना, उसकी बजाय उन्होंने अपने लिए डिक्टेटरशिप जैसी पॉलिसी को चुना, जिसमें स्पेशली हैं इटली और जर्मनी। फासिज्म जो कॉन्सेप्ट है इटली से आया है, कुछ कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। और नाजिज्म जो है ये जर्मनी का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हिटलर लेकर आए थे, और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक टाइम के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करके पूरी तरह से डिक्टेटरशिप को एप्लीकेबल कर दिया था। सेम फासिज्म में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा कि भाई अगर हम अलाइड सब जो कंट्रीज हैं उनके साथ अगर रहते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट नहीं होगा। उसकी बजाय मुसोलिनी का पार्टी, जो कि सबसे खास एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी कहा लिबरलिज्म आप समझते हैं, लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक होता है ना, हमारी कंट्री है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हमें किसी की क्यों मानना है। और वर्ल्ड पीस इस तरह की चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक होता है ना यूनिटी ऑफ नेशन, ये वर्ड चाहे तो आप नोट डाउन कर लें। अब यूनिटी ऑफ नेशन के लिए जैसे मैं कहूँ कि भाई डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, तो जरूरी नहीं है इस कॉन्सेप्ट को हर कोई माने। तो इन लोगों का ये आइडियोलॉजी था कि जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी हो, आप अगर कंट्री के फेवर में या कंट्री के पॉलिसी के फेवर में कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हो जो कि हर तरह की चीजों को स्टॉप कर सके। मतलब यहाँ पर डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, हम सर्वे सर्वा हूँ, है ना, हमें किसी का नहीं सुनना है। अब जो उस टाइम का सिनेरियो था उसमें तो डेफिनेटली ये नीड था कि हर कोई कंट्री बड़े बड़े कंट्रीज की बात माने, वर्ल्ड पीस की बात माने, लीग नेशन की बात माने, यूनाइटेड नेशन की बात माने। बट अगर यहाँ पर इस तरह की आइडियोलॉजी ने जन्म लिया देन ये बहुत बड़ा रीजन रहा है हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके लिए। अब ये तो कल भी हमने डिस्कस किया था, डिससैटिस्फैक्शन विद ट्रीटी ऑफ वर्साई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स, स्पेशली किसके लिए, जर्मनी के लिए। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी एक, पहले तो आप ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए तो आपके लिए पढ़ना समझना इजी हो जाएगा। एक्सिस पावर वर्सेस अलाइड पावर्स, इसे नोट डाउन कर लें सब लोग। जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सिस पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। अलाइड पावर्स, अब जो ये ट्रीटी वर्साइल ट्रीटी था, कल ही हम लोगों ने इस पर काफी कुछ डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा इससे नुकसान किसको हुआ था, जर्मनी को। जर्मनी के पास बहुत सारे ऐसी चीजें, मतलब कई सारे इस ट्रीटी के कारण कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, और उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण कई एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेंज, अब ये कह सकते हैं हम, क्योंकि जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रोल प्ले किया उसके कारण से कई मेजर कंट्रीज उसके अगेंस्ट थी। और इसीलिए जो नया ये ट्रीटी किया गया था उसमें स्पेशली फोकस सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री को किया गया था, जिसमें कि जर्मनी वाज आस्क्ड टू गिव अवे हर टेरिटरीज एंड कॉलोनीज, पे हेवी कंपनसेशन, reduce military and naval powers and was humiliated and forced to sign it। मतलब कल मैंने बताया भी था ना कि अगर आप लोगों को याद हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनके, उन्हें जहां ठहराया गया था उस एरिया को भी पूरी तरह से सील किया गया था, और इवन उस ट्रीटी को पढ़ने के लिए भी उन्हें पूरा टाइम नहीं दिया गया था, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नाजिज्म एंड डिक्टेटरशिप एंड दे आर नॉट, ऐसा था कि वो उस चीज को मानने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं थे कि हाँ वर्ल्ड पीस जैसी चीजें हैं और हमें पूरे विश्व के साथ चलना है। इस मेंटालिटी या थिंकिंग आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर उस टाइम भी, इस रीजन के कारण यहाँ पर
बहुत ज्यादा फोर्सफुली उन लोगों को ह्यूमिलिएटेड करके इस कंडीशंस के साथ, ये कंडीशन स्पेशली आप देख सकते हैं, हैवी कंपनसेशन, रिड्यूस मिलिट्री एंड नेवल पावर एंड इन चीजों को रिड्यूस किया गया और फोर्सफुली उनसे इस पर साइन करवाया गया. Germany was looking for an opportunity to get rid of this treaty and this was not possible without aggressive foreign policy. अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का यहाँ क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. दीक्षा, थोड़ा बहुत भी कुछ पता है इनके बारे में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी? कोई और? किरण? यस मैम. फॉरेन पॉलिसी से मतलब क्या होगा यहाँ पर? मैम यहाँ पर मतलब उनके दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस थे वो ऐसे लड़ाई झगड़े वाले थे, ऐसा कुछ. देखिए, आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी पढ़ा है, उसका एक एग्जांपल समझिएगा. हम लोग हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ चुके हैं. आप सभी को पता है इंडिया ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया है ना? क्यों नहीं किया है? पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको. किसी को पता है? अगर हम उस पर साइन करते हैं तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब का कभी भी यूज, इवन नीड होगी तब भी नहीं कर सकते. मतलब आप उसके बाद उसे कभी यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस पार्ट पर न्यूक्लियर पॉलिसीज जो हमारी हैं वो कैसी हैं भाई, है एनपीटी पर साइन करना था, सीटीबीटी पर नहीं करना था, बट हाँ इस कंडीशन के साथ कि नो फर्स्ट यूज. हमने उस चीज को मतलब वर्ल्ड पीस को भी इग्नोर नहीं किया है. तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी हमारी, बट हाँ हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और हम अपने फेवर में उस चीज को लेना चाहते हैं कि कभी ये ना हो कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है देन हम हमारी ही चीजों को यूज ना कर पाए, इसलिए अभी तक हमने उस पर साइन नहीं किया, है ना. अब अग्रेसिव पॉलिसीज का मतलब ही ये होगा कि आप कुछ चीजें ऐसी अपने पास रखें जिसमें कि आप, जैसे कि जर्मनी के लिए अभी यहाँ पर कि एक बार अगर उसने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर कर दिया था, मीन्स समटाइम्स आपको वो मतलब कुछ समय तक, तो जब तक वो ट्रीटी है आपको उन चीजों को फॉलो करना है, बट अगर साइन कर दिया है तो अभी सडन आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे जो कि इनडायरेक्टली वे में उसके अगेंस्ट हो. और इस तरह की चीजें इवन हुई भी, और इसीलिए क्या हुआ था कि नाजिज, पहले ये चीजें पढ़ना, इसी के कारण ये हुआ था कि जैसे ही ये पॉलिसी पे सिग्नेचर हुए और उसके कुछ ही टाइम के बाद हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पर अटैक किया था. तो यहाँ पर अग्रेसिव पॉलिसीज अगर थी तो डेफिनेटली अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज बनाए जाने के पीछे रीजन ये था कि किसी भी तरह से एक होता है ना कि आप कैसे भी एनी हाउ इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते थे, चाहे उसके लिए आपने जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सीधे से इन्विटेशन दिया, क्योंकि जो कंट्रीज थी अलग अलग, उसमें कुछ डेफिनेटली उसकी पूरी तरह से अगेंस्ट थी. और यही रीजन था कि बहुत बड़े लेवल पर उस इतनी बड़ी ट्रीटी पर जानबूझकर फोर्सफुली जर्मनी से साइन करवाया गया था. राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म जो मैंने अभी आपको समझाया. rise of dictatorship in Italy and Germany was another important cause which led to World War II. और आई थिंक दोनों का मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा. अगर किसी को नहीं आया है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं. डिक्टेटरशिप, देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली वही चीजें हैं. सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये कैसी चीजें हैं, ये सभी की ग्रोथ चाहते हैं. फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, ये सभी की ग्रोथ चाहते हैं. मतलब इसमें जैसे कि मैंने कहा लोकतंत्र या समाजवाद. समाजवाद क्या है, समाज के हर तबके को हम ऊपर लेकर आए, हर एक कोने कोने पर ध्यान रखें. और बेसिकली हमारा जो यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है सभी की ग्रोथ, है ना, कि समाज में हर व्यक्ति, मतलब ऊंच नीच कुछ नहीं है, समाज का हर तबका आगे बढ़े. डिक्टेटरशिप का मेन जो मोटिव है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि जो भी डिसीजन लिए जाएं किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाएं, और उस एक व्यक्ति मतलब अपने आप में उस एक व्यक्ति ने मान लिया है या उसकी पार्टी ने ये मान लिया है कि ही इज कैपेबल टू डू एनीथिंग,
किसी भी तरह का डिसीजन हो, किसी भी तरह के मतलब आपको इवन वर्ल्ड पॉलिसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी आपके ऊपर कोई असर ना हो। यही दोनों रीजन है कि फासिज्म और नाजिम, ये जो फासीवाद और नाजीवाद जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट डिक्टेटरशिप के कारण बहुत ज्यादा लीड हुआ और इन्होंने अपनी कंट्री को सबसे ऊपर रखा। यूनिटी ऑफ नेशन ओनली, नॉट वर्ल्ड। Mussolini opposed Treaty of Versailles and followed aggressive foreign policy. League of Nations couldn't stop Italy and its dictator Mussolini. इस League of Nations हाईलाइट कर लीजिएगा। कुछ ये बेसिक जो नेम्स हैं ये भी आप लोग याद रखिए। मुसोलिनी है, हिटलर है, नेशनल लीग है, लीग ऑफ नेशन है। And similarly in Germany, Hitler opposed Treaty of Versailles and even he followed retirement and aggressive foreign policy and had started acquiring new territories. Hitler and Mussolini took the countries of the world towards another world war. क्योंकि यहाँ पर पीस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिसी का उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उन्हें सिर्फ अपनी कंट्री की जो पुरानी टेरिटरीज थी, जो कॉलोनीज थी, जो कि उनसे बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल उनसे ले ली गई थी, जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए थे, उस रिस्ट्रिक्शंस को उन्हें हटाना था, खत्म करना था। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, इसका मतलब होता है, कई बार होता है ना कि हम किसी चीज को सिर्फ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट, अनवांटेड न्यूसेंस नहीं चाहते हैं, है ना। हिंदी में से प्रफुल्ल है क्लास में, हिंदी में से बोला जाता है तुष्टीकरण। लिख लीजिएगा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। देखिए पराग मोदी, व्हाट हैपेंड? पराग, मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। ओके ओके, हाईलाइट कर लो उसे। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण। देखिए इसे पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मींस एक्सेप्टिंग द होस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन अग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। पूरा का पूरा मीनिंग यहाँ पर आपको क्लियर है। अगर किसी कंट्री की कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो कि हमें पीस के बदले मान लेनी है, तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी थी ये इस तरह से इसने काम किया कि ठीक है, अगर कुछ कंट्रीज ऐसा चाहती है कि भाई ये कर लें तो शायद से वॉर का कंडीशन क्रिएट, सिचुएशन को हमें फेस ना करना पड़े, उसी रीजन से इस चीजों को एक्सेप्ट भी किया गया। England and France believed that Germany and Italy had reason to fight and जर्मनी एंड इटली, मतलब यहाँ पर बेसिकली फोकस आप देख लें कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। मींस ये दोनों ही कंट्री और ये दोनों ही जो डिक्टेटरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। फॉलोड अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स बोथ द नेशन विद द होप दैट वुड stop them from going to war again. They also didn't want Germany and Italy to join Russian communities, so they allowed Germany to get its territory. किसका माइक खुला है? प्लीज बंद कर लें। So they allowed Germany to get its territories back. If England and France would not have followed this policy, fascism and Nazism would not have taken other countries of the world towards war. मतलब यहाँ पर इवन इन पॉलिसीज के तहत जो टेरिटरीज उनका लिया गया था उसे भी वापस दिया गया, पर उसके बाद भी कुछ ही टाइम के बाद फिर से वही सिचुएशन में हम लोग आ गए। ये वाला स्लाइड अभी छोड़ दीजिएगा। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, उसी टाइम पर अगर आप लोगों को पता हो तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जिसके बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक मंदी आई थी, इवन पूरे विश्व में एक बहुत बुरी भयावह स्थिति थी। इतने करोड़ों में लोग मारे गए थे, करोड़ों सैनिक मारे गए थे, हर तरफ से बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ ये लगा था कि एनी हाउ अब ये फिर से ना हो। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आज के डेट में सभी कोई भी कंट्री इस चीज को शायद ही, मतलब यहाँ देखिए एक चीज अगर शायद आप लोगों ने समझी हो, ह्यूमन नेचर को, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा उस चीज से रिलेट करें
अगर ये जिद जो इटली और जर्मनी का जिद नहीं होता, डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप क्या है? एक तरह से जो हमने कहा यही सही है, जो हम करेंगे वही सही होगा और हम किसी की नहीं सुनेंगे। पूरी तरह से अधिकार हमारे हों, पूरी तरह से रूल्स हमारे हों, हम अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे और कोई और कंट्री हमारे ऊपर किसी भी तरह का, इवन फॉर पीस भी आप हमारे ऊपर किसी भी तरह के रूल्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सिर्फ 2 देशों की इस जिद के कारण करोड़ों लाखों लोगों की डेथ हुई। और क्योंकि कुछ देश ये चाहते थे कि भाई इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं जो कि हमें नेक्स्ट वॉर से बचा सकें, क्योंकि सिचुएशन उस टाइम की सिनेरियो, कल ही हमने पढ़ा था 20 साल का, मात्र 20 साल का गैप था और उस 20 साल में वापस कई कंट्रीज फिर से पुराने शेप में आ भी नहीं पाई थी, उस ग्रोथ को उन्होंने लिया भी नहीं था और अगेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर इसीलिए जो दूसरे देश थे जो कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहते थे, बड़े बड़े देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया जिसका कि मेन ऑब्जेक्ट था अवॉइड वॉर्स, युद्ध को रोकना, युद्ध को अवॉइड करना किसी भी तरह से। यूएसए डिडंट ज्वाइन एलन, even the member who has joined एलन were not following the principle of एलन। लीग ऑफ नेशन के जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या थे कि भाई किसी भी तरह से आप वर्ल्ड लेवल पर पीस मेंटेन रखेंगे, और अगर वो पीस मेंटेन नहीं है देन यहाँ बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को उसी के कुछ मेंबर्स तक ने नहीं माना। और ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा, आज की डेट में कई सारी ऐसी हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे कि कहीं ना कहीं ट्रीटीज के कारण कई सारी कंट्रीज बंधी हुई हैं और पीस वाला जो पार्ट है वो इस लेवल तक डेवलप हो चुका है कि अवॉइड किया जाता है। मतलब नॉर्मली भी जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा पे तनाव भी होता है तो दूसरे देश, हम पढ़ते ना कि उन्होंने अवहेलना उस चीज की आलोचना की, आलोचना के पीछे जो तर्क है वो क्या है, किस तरह की चीजें हो ही ना, है ना। मतलब पीस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में सभी के दिमाग में बहुत अच्छा से बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो रिजल्ट था, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो सभी को पता है। तो आज की डेट में कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की चीजें हों। एलन could stop small nations definitely, क्योंकि यहाँ लीग ऑफ नेशन का जो कंट्रोल था वो छोटे देशों पर तो था, पर बड़े देशों को कंट्रोल करना लीग ऑफ नेशन के अंडर में नहीं था। But bigger nation didn't pay attention to League of Nations. Countries like Italy and Germany were not even considering Allen's existence. इटली और जर्मनी ने तो उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया कि लीग ऑफ नेशन जैसी कोई चीज है और इसकी बनाई हुई नीतियों को हमें मानना है। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी डिक्टेटरशिप और पर्टिकुलर उनकी खुद की आइडियोलॉजी वो लोग डेवलप कर चुके थे और उस चीज को फेवर भी मिला था बहुत बड़े लेवल पर। देखिए उसका एक मतलब कैसा होता है ना कि अगर आपका कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो आपको इस चीज का बिलीव करवाता है कि आपके पास इन फ्यूचर बहुत सी चीजें होंगी और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बट एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होंगे, चाहे वो डिक्टेटरशिप के थ्रू हो, और कंट्री को बहुत डेवलपमेंट दिया जाएगा, बहुत उसका ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली वहाँ की पब्लिक जो है वो उन चीजों को सपोर्ट करेगा। इसीलिए एलन फेल टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में इस तरह की चीजें थी। Allied members themselves entered into military alliance and took the countries of the world towards the war. फिर उसके बाद ये कल भी हमने पढ़ा था बट फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, हिटलर इन्वेंशन ऑफ पोलैंड क्या हुआ 1 सितंबर 1939। ये फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट स्टेज जो था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए जो डेट है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो डेट है वो 1 सितंबर 1939 है, क्योंकि उस दिन पोलैंड पर हिटलर ने अटैक किया था। Treaty of Versailles had divided Germany into two parts in order to give Poland land, a route of Poland up to sea. Port of Danzig was also given to Poland. Through Danzig, Germany could get connected with East Prussia. Germany had accused Poland for being unjust with the Germans staying there. Germany had signed non-aggressive with Russia in August 1939 and attacked Poland in September. दिस इज द पॉलिसी ऑफ जर्मनी। आप किसी चीज के लिए यहाँ बाउंडेड हैं देन अगेन यू विल नॉट फॉलो देम। ये आई थिंक सभी ने लिख लिया है, एक्सिस पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स।
अगर किसी ने नहीं नोट डाउन किया देन अगेन आप लोग कर सकते हैं। Germany attacked Poland. Russia also attacked Poland. Germany attacked and won Norway, Denmark, and Holland. Germany attacked France and Britain. Fall of France, a reply of Britain. Germany attacked Russia. Berlin trapped Germany versus Russian, British and America. मतलब एक कंट्री का पर अटैक हुआ, धीरे धीरे उसमें कई सारी कंट्रीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होने लगी। आप जैसे होता है ना मित्र देश, अब अगर मित्र देश है तो संभव है कि वो आपको मदद करेगा। अभी मदद किस जगह करेगा? युद्ध से बढ़ के और क्रिटिकल क्या होगा? कुछ नहीं। मतलब अगर युद्ध की कंडीशन है, मतलब आपके लिए बोलते हैं ना कि बुरे समय, तो इससे बुरा किसी भी कंट्री के लिए क्या होगा कि उस पर किसी ने अटैक किया है, और अगर अटैक किया है तो जो भी आपके मित्र देश हैं डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के कारण ही धीरे धीरे कई सारे देश उसमें इन्वॉल्व हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आप बड़े स्तर पर हो गया। यूएस वॉज स्ट्रिक्टली न्यूट्रल ड्यूरिंग द वॉर। ये चीजें थोड़ी सी हाईलाइट करके रखिएगा, मतलब इस चीज को स्पेशली आपको याद भी रखना है। हाउएवर लेटर यूएसए decided to help Britain and China in order to keep itself safe. Japan knew that USA had a US Pacific fleet based at Pearl Harbor in Hawaii. On December 7, 1941, Japan launched a secret aerial attack on Pearl Harbor. Battleships were sunk and airfields were destroyed. तकरीबन 3,700 लोग उसमें मारे गए थे। ये सिर्फ जनरल से आपको याद रखने के लिए है। स्पेशली हम लोगों का जो है कि आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस किस तरह से चीजें हुई, मतलब उसका स्टार्ट कैसे हुआ, देन उसके रिजल्ट क्या रहे, ये आपको स्पेशली याद रखना है। अमेरिकन अटैक SVP Pacific Iceland controlled by Japan. USA destroyed fleet of Japan. Still, Japan had a strong control in China. Japanese in Philippines, young pilots from Kamijak suicide aircraft landing plans loaded with the explosive weapons. Even ये वाली चीजें थोड़ा सा एक बार जस्ट रीड आप लोग कर लीजिएगा। इसी बीच सभी को पता है कि नागासाकी और ये जो अटैक हुए थे, ये सारी चीजें भी हुई हैं कि जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था, ये भी उसी टाइम का पार्ट है। बिफोर ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब ऑफ जापान, दे ड्रॉप्ड leaflets warning about the deadly weapon, advising Japan people and government to end the fighting. बट फिर भी उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एंड अगस्त 6, ये डेट्स स्पेशली आप लोग नोट डाउन करेंगे। 6 अगस्त 1945 को फर्स्ट एटम बॉम्ब ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा पर, जिससे कि तकरीबन आधा शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके कि इम्पैक्ट आज तक भी सुनने में आते हैं कि उस चीज़ों का सालों साल तक इम्पैक्ट रहा था। In spite of that, Japanese didn't surrender, so another bomb was dropped at Nagasaki on August 9, 1945. और 2 सितंबर को फाइनली जापान ने सरेंडर किया था। और इसी के साथ इतनी बड़ी त्रासदी के साथ फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जबकि ये एक बहुत बड़ा अटैक था, लाखों लोग इसमें मारे गए थे। मतलब जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि इतना सब पढ़ने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत सालों पहले की हैं, बट हाँ जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बाप रे इतनी सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं। और अगर आज की डेट में इतने हम लोग डेवलप्ड हैं, सभी के पास तरह तरह के नए तरह के बॉम्ब हैं, अटैक किया जा सकता है। अगर कुछ कंट्रीज का फिर से इस तरह का वर्ल्ड वॉर 3 का अगर नौबत आता है, देन वो वर्स्ट से भी वर्स्ट होगा। मतलब आई डोंट थिंक कि फिर शायद मानव जाति बचे, क्योंकि जब 1945 में हुआ था तो उन चीज़ों के बाद जो हिरोशिमा नागासाकी का थोड़ा बहुत नेट पर आप सर्च करके पढ़िएगा वो, और इवन स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ा ही है,
वर्स्ट पार्ट था वो, वर्स्ट पार्ट, मतलब इतने करोड़ों लोगों की उसमें जान गई थी। और इतने बड़ी त्रासदी के बाद फिर फाइनली 6 साल के पूरा 6 साल चलने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था। अब देखिए कोल्ड वॉर समझते हैं आप लोग। चलिए मान लीजिए हथियारों से तो जो अभी हथियारों से लैस होकर जो युद्ध चल रहा था वो तो अपने आप में ही बहुत वर्स्ट पार्ट था पूरे वर्ल्ड के लिए। पर कुछ चीजें कैसी होती हैं कि आपका किसी से दुश्मनी है, दुश्मनी इन द सेंस कि आप किसी कंट्री के अगेंस्ट हैं, आप उसकी आइडियोलॉजी का, उसके रूल्स को, पॉलिसीज को नहीं मानना चाहते हैं, देन एक टाइम के बाद क्या होगा उस कंट्री के साथ इस तरह से हुआ ही ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूएन, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, लिख लीजिएगा इससे, शीत युद्ध। After war, Axis powers had to face following consequences. Germany was divided into zones, and each zone was under the army of Allied powers. West Germany, Federal Republic Germany; East Germany, Germany Democratic Republic. Japan and Italy also become very weak. Till 1952, American army controlled Japan. मतलब हिरोशिमा नागासाकी अटैक के इतने सालों बाद तक अमेरिका ने पूरी तरह से जापान को कंट्रोल में रखा। जबकि युद्ध खत्म हो चुके थे पूरी तरह से, जापान वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज एक्वायरिंग फोर्सफुली। Defeat of Axis powers by 1942, the tide started following against Axis powers, Germany, Italy, and Japan. Allied powers, Britain, France, Soviet Union, USA, had recaptured many territories. Italy was defeated, Iran was recaptured, and finally defeated Germany. मतलब यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कौन सी आइडियोलॉजी से दीपक? दीपक पटेल, आप हो क्लास में? दीपक आवाज आ रही है? दीपक, पराग, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? किस आइडियोलॉजी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट किया था? मैम मैं स्टार्टिंग की क्लास में नहीं था तो मैं स्टार्टिंग के छूट गया था। ओके। अंकिता चौबे? यस मैम। किस आइडियोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था? मैम फाशिज्म एंड नाजिज्म। ओके, गुड। एंड फाइनली हम यहाँ देख रहे हैं कि उन चीजों के लिए क्या रिजल्ट रहा है ना, कि फाइनली वो जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से, देखिए क्योंकि उसके जो डीमेरिट्स हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी बढ़ेंगे तो एक लिमिट है आपके पास, उसके बाद आप यहाँ स्टॉप आपको करना ही होगा। और यही हुआ कि इटली का वो कॉन्सेप्ट, जर्मनी का वो कॉन्सेप्ट जो था, जिसके थ्रू उन्होंने ये चीजें की कि नहीं, हम वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट नहीं है, बट हम हमारी डिक्टेटरशिप के साथ ही रहेंगे, और चाहे वर्ल्ड का किसी भी तरह का कोई रूल हो, उन्हें उस चीज को एज इट इज डिनाई नहीं करना है, बट एज इट इज मानना भी नहीं है। और उसी के कारण फाइनली डिफीटेड जर्मनी, हिटलर कमिटेड सुसाइड आफ्टर डिफीट on April 30, 1945. Then it was Japan's turn. British liberated Myanmar, Philippines, Singapore, and other countries. Japan was asked to surrender, but it didn't, so had to face the consequences in the form of bombing and Hiroshima and Nagasaki. तो इस तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड